बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मायनाज माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील जनाब अब्दुल राज़िक ख़ान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सरदार अब्दुल राज़िक ख़ान को आप मेरे प्रोग्रामों में अक्सर देखते हैं, लेकिन ये आज लंदन में तशरीफ़ लाए। आज इनसे मुख्तसर सी बात करेंगे। जो सोहेल वड़ाइच हमारे पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दो तीन कालम लिखे हैं और उसमें माफ़ी का मुतालबा किया है इमरान खान को मुखातब करते हुए, और इस पर काफ़ी पाकिस्तान में बहस हो रही है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए लंदन, वेलकम। सर की कानूनी हैसियत माफ़ी की क्या है, और इमरान खान साहब के जो कि मुकदमात चल रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, माफ़ी की ख्वाहिश और फिर माफ़ी की तशहीर सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए हुई है, तो इस सारे सिनारियों को आप कैसे देखते हैं? क्या माफ़ी से के मामलात हैं, और अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो 2-2.5 साल तो इन लोगों ने सज़ाएँ भुगत ली हैं। जब सज़ा हो जाती है कानूनी नुक्ता नज़र से तो रहम की अपील होती है, वो सदर मुमक्किल कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान में जिन जिन लोगों के आप वकील थे 9 मई के मुकदमात में, उनको तो सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो अब ये माफ़ी इमरान खान अगर मांगें तो फिर निज़ाम चलेगा, और फिर अगला उन्होंने ये भी कहा है कि अगला जो इलेक्शन है उसकी तैयारी करें। आप ख़ुद कहते हैं कि यू टर्न अच्छे होते हैं, तो यू टर्न आप ले लें और अगले इलेक्शन की शफाफियत के लिए आप अभी से तैयारी शुरू करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। शिराज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सोहेल वड़ाइच साहब का बहुत ही साहिब मशरा है, लेकिन ये एक तरफ़ा है। और 9 मई की जो माफ़ी है वो इमरान खान और पीटीआई मांगे, और 8 फरवरी 2023 की माफ़ी कौन मांगेगा? अवाम के हुकूक़ पे उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारने की माफ़ी कौन मांगेगा? और फिर 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत जालसाजी से देने की माफ़ी कौन मांगेगा? फिर पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम ला के आइन का हुलिया बिगाड़ने की माफ़ी कौन मांगेगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को एक मजाक बनाने की माफ़ी कौन मांगेगा? और फिर जो 9 मई के वाक़यात में असल मुल्ज़मान को छोड़ के बेगना लोगों को बदतरीन सियासी इंतकाम निशाना बनाने की माफ़ी कौन मांगेगा? और पाकिस्तान को जो इस वक्त तबाही के दहाने पे लाने की माफ़ी कौन मांगेगा? तो ये माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों को अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना पड़ेगी, और इमरान खान के गुनाह से भी ज़्यादा शायद गुनाह कबीरा और लोगों के ज़िम्मे पड़ेंगे। और बेहतर यही है कि सारे लोग अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये जो गुनाह इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं, ये शायद जब तक दूसरे लोग माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह भी ये माफ़ ना करे। तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। इसमें एक दूसरे की गुनाहों की, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के आगे इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई सबको मिल के एक लाएअमल तय करना चाहिए। और ये लड़ाइयाँ और माजराइयाँ चल रही हैं, ये कन्फ्रंटेशन है जिससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। सर, ये जो फिर 9 मई तो हुआ, पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, तो ये फिर किस तरह चीज़ें सेटल हो जाएं? 9 मई के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि 9 मई के वाक़यात में 25% सदाकत है और 75% सियासत है, जिसको आप कुछ झूठ कह सकते हैं। यानी असल जो मुल्ज़मान थे उनको छोड़ के आपने 9 मई के वाक़यात में एक मखसूस सियासी जमात के तमाम फ्रंट लाइन की क़यादत को, उनके जो सिटिंग MNAs थे, MPs थे, उनके जो कैंडिडेट्स थे, उनकी जो फ्रंट लाइन की क़यादत थी, उनके जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उन सब को आपने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया और उनको बेगुनाह मुकदमात में मुलव्वस किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो 9 मई के वाक़यात सर, जो हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, 30 इयर्स तकरीबन आपकी वकालत है। आप अगर ये कहते हैं कि सारे लोग जो चार्ज हुए हैं वो यानी सारे मासूम हैं, वो किसी ने कोई जुर्म नहीं किया? किसी भी अदालत में अब आपने देखेंगे कोई तकरीबन 13 मुकदमात रावलपिंडी में हैं, 13 ही मुकदमात लाहौर में हैं, 4 फैसलाबाद में थे, और इसी तरह कुछ मुकदमात 3-4 सरगोदा में चले। किसी एक मुकदमे में
CCTV फुटेज जो है तो वो या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पेश नहीं की गई, तो वो किस जो लिए पेश वो नहीं जो की गई? पुलिस वाले थे वो कह रहे कान उन्होंने वो उधर जमान पार्क में भी सुना और वो चक्री रोड एक्सचेंज पे भी सुना, वो जी, जो गवाही दे रहे थे। बहुत तो बड़ी मजाक खैर गवाही है कि पुलिस वाला 6 माह के बाद गवाह बनता है और कहता है मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, मैं कोई मक्खी थी कि मैं मच्छर था या छुपा हुआ नज़र नहीं आया किसी को, मैं सोफे के पीछे छुपा हुआ था और मैं 2.5 घंटे मीटिंग सुनता रहा हूँ। तो फिर कहाँ थे वो, कहाँ रिकॉर्डिंग है, कहाँ CCTV फुटेज है, कहाँ कोई सबूत है? कुछ भी नहीं है। तो ये सारे फेक किस्म के मुकदमात हैं, फेक किस्म की प्रोसीडिंग्स हैं। आपको क्यों अदालतों को टॉपल करके आपको अपने मर्ज़ी के जजेस बैठाने पड़े? आपको क्यों 26वीं तरमीम ला के अदलिया का हुलिया बिगाड़ना पड़ा? आपको क्यों सारी अदालत का कंट्रोल इंतज़ामिया के हाथ में देना पड़ा? इसीलिए कि आपने एक मखसूस टारगेट के तहत कुछ लोगों को सज़ाएँ देनी थी, जो आप आज वो दे रहे हैं। नहीं, जो अगर इमरान खान साहब बकौल फील्ड मार्शल के की ख्वाहिश के मुताबिक कहते हैं कि 9 मई हुआ और ये जुर्म हुआ और हम इस पर माफ़ी मांगते हैं, तो क्या कानूनी तौर पर इनको लीगल कैसे कवर मिलेगा, कैसे लीगल कवर? देखिए, माफ़ी की कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कानूनी हैसियत है। ये एक अखलाकी या सियासी बात है कि जी आप माफ़ करें तो सारे एक दूसरे को माफ़ करें और आगे चलने की बात करें। ये तो कौम कहती है कि जिसने भी जो गुनाह किया है, हर एक अपनी, किसी एक को आप स्पेसिफाई ना करें, क्योंकि एक आदमी का गुनाह नहीं है। अगर एक आदमी का गुनाह 50% होगा तो कई और लोगों का गुनाह 200% होगा। तो फिर आप 200% या 100% वाले गुनाह छोड़ के तो 50 या 25% वाले बंदे को आप कहेंगे आप ही माफ़ी मांगें, तो ये शायद एक तरफा बात नहीं चलेगी। सबको अपने अपने गुनाहों की वैसे माफ़ी आपकी मांगनी है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान में आप 9 मई जब हुआ तो ये रिएक्शन था उसका कि जब इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ़्तार करके अगवा करके कहीं ले गए, पता नहीं चला, और लोगों की चूँकि एक फॉलोइंग है इमरान खान साहब की क्रिकेट की वजह से, सियासत की वजह से, तो उसका रिएक्शन तो बहरहाल हुआ। और ज़ाहिर है बाद लोग कहते हैं ये प्लांटेड था, ये था, वो था, लेकिन वाक़या तो हुआ 9 मई का। लाहौर कमांडर हाउस जो बाद में जना हाउस बन गया, बाकी GHQ पे हमला हुआ, शुहदा की के मुजस्मे जलाए गए, यादगारें उनको मसमार किया गया, तो ये रिएक्शन था यानी। और ये अगर इमरान खान साहब ये कह दें कि जिन लोगों ने मेरी हमदर्दी में ये किया, साजिश ना भी थी, उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बात आगे चल सकती है ना? देखिए, बिल्कुल 9 मई के वाक़यात हुए हैं, ये एक बिल्कुल हकीकत है। और मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये वाक़यात ताज़ा हुए थे, शायद आपके भी कई प्रोग्राम से मैंने कहा था कि ये PTI की संगीन तरीन गलती है, ये एक ब्लंडर है PTI की तरफ से कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर जाके आप मुज़ाहरा करने की आप बात करें, क्योंकि जब वहाँ पे मुज़ाहरा होगा तो मॉब किसी की कंट्रोल में नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो PTI का एक ब्लंडर था। लेकिन बात यह है कि जो हमारी हुकूमत थी या जो हमारे इदारे थे, उनको जो रियल कल्प्रिट्स थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको सज़ा देनी चाहिए थी, उनको प्रोसीड करना चाहिए था उनके ख़िलाफ़। लेकिन सबको मालूम है कि 9 मई के इन वाक़यात को 8 फरवरी 2023 के इंतखाबात में एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए, उसको इलेक्शन से बाहर करने के लिए, उसके उम्मीदवारों को भगाने के लिए, उनको विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और 5-5, 6-6 माह के बाद एक जाली प्रोसीडिंग के ज़रिए, जाली बयानात के ज़रिए लोगों को एबेटमेंट के चार्ज में मुलव्वस किया गया, जो एबेटमेंट की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। आज भी किसी केस में एबेटमेंट की कोई ठोस शहादत जो है वो मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने मौके पे कोई कार्रवाई की है, तकरीबी कार्रवाई की है, कोई हमले किए हैं, तोड़ फोड़ की है, तो उनको आप आइडेंटिफाई करने का एक तरीका आपके पास बेहतरीन था कि एक तो आपके पास एविडेंस मौके की मौजूद होती, वहाँ की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनमें से कोई मिलिट्री का गवाह होता, कोई फ़ौजी आदमी इसमें गवाह नहीं है, आपके पास CCTV कैमराज थे, कोई एक CCTV कैमरा की फुटेज जो है इस्तेमाल नहीं की गई। अगर वो इस्तेमाल होती तो बंदे आइडेंटिफाई होते और आप उनको सज़ा दे सकते थे। तो चूँकि इसका मकसद शायद ये नहीं था असल बंदों को सज़ा देने का, इसका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, तो वो फिर आप इसको प्रोटिसाइज करके 9 मई को इलेक्शन जीता गया, और बल्कि इलेक्शन मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। 9 मई को इस्तेमाल भी हार गए थे, हाँ, फिर भी वो उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, आप ये कह रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, इनकी जो बार्स होती हैं,
ان کو بڑا مروڑ اٹھتا رہتا ہے آئین کی بالادستی، آئین کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنے کے لیے. وہ کدھر گئی ہیں وہ ساری باریں؟ اور یہ سارا کچھ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، عدالتوں کے ججوں کے دانت نکال دیے گئے ہیں، ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے. وہ بڑے زمانے میں ہم سنتے آ رہے تھے، وہ آج خود نوٹس ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب بھینس جو ہے وہ اس نے پراپر طور پر بچہ نہیں دیا، اس کی ڈلیوری نہیں ہوئی تو آج خود نوٹس لیا گیا. تو وہ سارے کدھر گئے اور وہ باہر کدھر گئیں؟ وہ وکیل کدھر گئے جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے؟ دیکھیے آج بھی وکلاء کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ اگر قاضی فراد عیسیٰ جو ہیں وہ خود سہولت کار کا کردار ادا نہ کرتے اور ہمارے وکلاء میں سے ہی ایک گروپ جو ہے وہ اپنے صرف ذاتی بینیفٹس کے لیے، کچھ وقتی مفادات کے لیے ہماری بار کیس کا سودا نہ کرتے، تو شاید یہ 26ویں ترمیم لانا اور عدلیہ کی آزادی پہ ضرب لگانا آسان نہیں تھا. تو لیکن چونکہ اپنے اندر سے ہی اپنی اس ادارے کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، تو اس کی وجہ سے آج ہماری عدلیہ جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور اس کی آزادی سلب کر دی گئی ہے، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گئے. تھینک یو ویری مچ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ کی آپ نے گفتگو سنی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے مزید قانونی پیچیدگیوں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں جانکاری آپ سب کو فراہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.